ये घटना साल 1974 की है और ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास बसे एक छोटे से इलाके एमिटिविले की बिल्कुल सच्ची और दस्तावेजी हकीकत है। जो कोई भी इस कहानी को सुन रहा है वो अपने कानों में हेडफोन लगा ले और अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर ले, क्योंकि यह कहानी किसी एक रात की नहीं बल्कि पूरे 28 दिनों तक झेले गए उस भयानक टॉर्चर की है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को जिंदगी भर का सदमा दे दिया। एमिटिविले के 112 ओशन एवेन्यू पर स्थित वो बड़ा सा आलीशान डच औपनिवेशिक शैली का घर दिखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा खौफनाक अतीत छिपा था जिससे आने वाला परिवार पूरी तरह अनजान था। उस घर में जॉर्ज लुड्स और कैथलीन लुड्स अपने 3 बच्चों के साथ रहने आए थे। उन्हें लगा था कि वे बेहद कम कीमत में अपने सपनों का महल खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे साक्षात नरक के दरवाजे के भीतर कदम रख रहे हैं। जब वे उस घर को देखने गए थे तब उन्हें वहाँ की पुरानी घटना के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था कि ठीक 1 साल पहले यानी 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डेफ्यो जूनियर नाम के एक सनकी युवक ने रात के सन्नाटे में अपने ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रोनाल्ड का कहना था कि उसे घर की दीवारों से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जो उसे अपने परिवार को खत्म करने के लिए उकसाती थीं। जॉर्ज और कैथलीन ने उस वक्त इस बात को महज एक अपराध माना और सोचा कि भूत प्रेत जैसी चीजें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। उन्होंने दिसंबर 1975 में उस घर की चाबी ली और अपने पूरे सामान के साथ वहां शिफ्ट हो गए। शुरुआत के पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। बच्चे अपने कमरों को सजाने में व्यस्त थे और जॉर्ज अपने बिजनेस को संभालने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तीसरे दिन से उस घर का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। जॉर्ज बताते हैं कि घर के भीतर कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती थी वो थी एक अजीब सी बर्फीली ठंड। दिसंबर का महीना था, बाहर ठंड होना लाजमी था, लेकिन घर के भीतर का तापमान अचानक इस कदर गिर जाता था कि हीटर पूरी ताकत से चलाने के बाद भी कमरों के भीतर फूंक मारने पर मुंह से भाप निकलती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि ये ठंड पूरे घर में एक जैसी नहीं होती थी। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते और अचानक आपको ऐसा लगता जैसे आप किसी बर्फ के कारखाने के भीतर आ गए हों। जॉर्ज ने कई बार हीटर मैकेनिक को बुलाया, पाइपलाइनों की जांच करवाई, लेकिन हर बार मैकेनिक यही कहता कि सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। वो ठंड प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था कि वो किसी अदृश्य उपस्थिति की वजह से पैदा हो रही थी जो उस घर के कोने कोने में रेंग रही थी। इसके बाद शुरू हुआ आवाजों का वो सिलसिला जो इंसान के दिमाग की नसें ढीली कर दे। रात के ठीक 3:15 बजे जॉर्ज की आंख अचानक खुल जाती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि हर एक रात बिना किसी नागे के उनकी नींद ठीक इसी वक्त पर टूटती थी। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ठीक 1 साल पहले रोनाल्ड डेफ्यो ने अपने पूरे परिवार को रात के इसी समय यानी 3:15 बजे ही मौत के घाट उतारा था। नींद खुलते ही जॉर्ज को नीचे वाले हॉल से भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई भारी बूट पहनकर लकड़ी के फर्श पर तेजी से चहलकदमी कर रहा हो। जब जॉर्ज हाथ में टॉर्च लेकर नीचे जाते तो आवाज अचानक बंद हो जाती और पूरी जगह पर एक अजीब सी सड़न की बदबू फैली होती थी। वो बदबू ऐसी थी मानो कोई पुराना मांस बरसों से किसी बंद डिब्बे में सड़ रहा हो। वे पूरे घर के रोशनदान खोल देते, लेकिन वो बदबू दीवारों के भीतर से फूटती हुई महसूस होती थी। दिन बीतने के साथ साथ घर के पालतू जानवर यानी उनके कुत्ते का बर्ताव भी बेहद अजीब हो गया। वो घर के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से स्टोर रूम की तरफ मुंह करके घंटों खड़ा रहता और अपनी दुम दबाकर गुर्राता रहता था। उसने उस कमरे के भीतर जाने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। एक शाम कैथलीन ने देखा कि उनकी छोटी बेटी मिसी, जो सिर्फ 5 साल की थी, अकेले बैठी हवा में बातें कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। कैथलीन ने जब उसके पास जाके पूछा कि वो किससे बात कर रही है तो मिसी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि वो अपने नए दोस्त जोडी से बात कर रही है। मिसी ने बताया कि जोडी एक बहुत बड़ा लाल आंखों वाला सुअर जैसा जीव है जो सिर्फ उसी को दिखाई देता है और वो उसके कमरे की खिड़की के बाहर उड़ता रहता है। कैथलीन ने इसे बच्चे का वहम समझा, लेकिन आने वाले दिनों में जोडी का सच सबके सामने आने वाला था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, कैथलीन की नींद अचानक अपनी बेटी के कमरे से आने वाली हल्की फुसफुसाहट से खुली। वो उठकर मिसी के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही कैथलीन ने भीतर झांका, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मिसी के बिस्तर के ठीक बगल में हवा में 2 चमकती हुई अंगारे जैसी लाल आंखें तैर रही थीं। वे आंखें किसी इंसान की नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी दरिंदगी और भूख थी। कैथलीन के मुंह से चीख निकल गई और जैसे ही उन्होंने कमरे की लाइट जलाई, वो आकृति एक पल में खिड़की के कांच को पार करती हुई गायब हो गई। उस रात के बाद से पूरा परिवार खौफ के साए में जीने लगा। जॉर्ज का स्वभाव, जो कभी बेहद शांत और हंसमुख हुआ करता था, अचानक बेहद चिड़चिड़ा और हिंसक होने लगा। उन्होंने दाढ़ी बनाना बंद कर दिया। वे घंटों फायरप्लेस के पास बैठकर आग को घूरते रहते और उनके चेहरे पर एक अजीब सा कालापन छाने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कोई बाहरी ताकत उनके दिमाग पर कब्जा कर रही हो।
परेशान होकर उन्होंने एक स्थानीय पादरी फादर मैनकुसो को घर को शुद्ध करने के लिए बुलाया। फादर जब घर के भीतर आए तो उन्हें भी उस भारीपन का एहसास हुआ। जैसे ही वे ऊपर के कमरे में पवित्र जल छिड़कने लगे और प्रार्थना शुरू की, पूरे कमरे में एक गूंजती हुई भारी और डरावनी आवाज पैदा हुई जिसने कहा, यहाँ से निकल जाओ। वो आवाज इतनी जोरदार थी कि कमरे की खिड़कियों के कांच थरथरा उठे। फादर मैनकुसो को एक अदृश्य हाथ से चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा गया, जिससे उनके चेहरे पर उंगलियों के निशान उभर आए। वे बुरी तरह डर गए और उन्होंने लुट्स परिवार को तुरंत वो घर छोड़ने की सलाह दी। लेकिन जॉर्ज का दिमाग उस घर के मोह में इस कदर जकड़ चुका था कि उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। हॉरर की इंतहा तो तब हुई जब घर की दीवारों से एक अजीब हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। वो पदार्थ किसी मवाद की तरह गाढ़ा था और दरवाजों के कब्जों और दीवारों की दरारों से रिसकर फर्श पर फैल जाता था। जॉर्ज ने उसे साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जितनी बार साफ करते वो उतनी ही तेजी से दोबारा उभर आता। उसी हफ्ते घर के सारे ताले, कुंडलियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद होने और खुलने लगे। ऐसा लगता था जैसे घर के भीतर हवा का एक बवंडर चल रहा हो जो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। कैथलीन ने एक रात महसूस किया कि जब वे सो रही थीं, तो उनका शरीर अचानक बिस्तर से 2 फीट ऊपर हवा में उठ गया। जब उनकी आंख खुली तो वे हवा में तैर रही थीं और नीचे जॉर्ज उन्हें खौफनाक नजरों से देख रहे थे। कैथलीन की चीख सुनकर जब जॉर्ज होश में आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को पकड़ा और बिस्तर पर वापस खींचा। कैथलीन का चेहरा उस वक्त डर के मारे बूढ़ा दिखाई देने लगा था, जैसे उनकी जिंदगी की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। अब हालात ये हो चुके थे कि घर का कोना कोना किसी खौफनाक साये के कब्जे में था। एक दोपहर कैथलीन घर की सफाई कर रही थीं, तभी उन्हें महसूस हुआ कि सीढ़ियों के पास कोई खड़ा है। उन्होंने ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों की लकड़ी पर किसी के भारी जूतों के चलने की चरचराहट साफ सुनाई दे रही थी। आवाज धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही थी। कैथलीन वहीं जमी रह गईं, उनका गला सूख गया। तभी उनके ठीक सामने हवा में एक भारी दबाव महसूस हुआ और एक ऐसी ठंडी हवा उनके चेहरे को छूकर गुजरी जिसने उनके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। उसी पल घर के सभी कमरों के शीशे एक साथ कड़कड़ाकर चटक गए। दूसरी तरफ जॉर्ज पर उस अदृश्य शक्ति का असर गहराता जा रहा था। वे रात को सोते नहीं थे, बल्कि पूरे घर में कुल्हाड़ी लेकर घूमते रहते थे। जब कैथलीन उनसे पूछती कि वे क्या कर रहे हैं तो जॉर्ज अजीब सी सूनी नजरों से उन्हें देखते और कहते कि वे सिर्फ घर की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन उनकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी और उनकी जगह एक डरावनी दरिंदगी ने ले ली थी। बच्चे भी अब अपने कमरों में जाने से कतराने लगे थे। बड़े बेटे डैनी ने बताया कि रात को जब वो सोता है तो कोई उसके पैर पकड़कर उसे बिस्तर से नीचे खींचने की कोशिश करता है। जब वो उठकर लाइट जलाता है तो उसे फर्श पर गहरे काले रंग के खुरों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कोई जानवर कमरे के चक्कर लगा कर गया हो। लुड्स परिवार अब पूरी तरह से इस बात को समझ चुका था कि ये कोई मामूली साया नहीं, बल्कि एक प्राचीन और बेहद खतरनाक शैतानी ताकत है जो इस घर की जमीन से जुड़ी हुई है और उन्हें एक एक करके अपना शिकार बनाना चाहती है। डैनी के कमरे में मिले उन खुरों के निशानों ने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए थे। अब दिन का उजाला भी उन्हें सुकून नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो शैतानी ताकत दिन ब दिन और ताकतवर होती जा रही थी। उसी हफ्ते की एक दोपहर कैथलीन रसोई में बच्चों के लिए खाना बना रही थीं। अचानक उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अलमारियों के सारे दरवाजे अपने आप एक एक करके बेहद जोर से बंद होने लगे और खुलने लगे। रसोई के बर्तन हवा में उठकर दीवार से टकराकर चकनाचूर होने लगे। कैथलीन अपनी जान बचाने के लिए बच्चों के कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन जैसे ही वे हॉल में पहुंची उन्हें महसूस हुआ कि किसी अदृश्य बेहद मजबूत हाथ ने उनकी पीठ पर पीछे से वार किया। वे औंधे मुंह फर्श पर जा गिरी और उनके बदन पर नीले रंग के गहरे निशान उभर आए। इधर जॉर्ज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और लकड़ी के टुकड़ों पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेर रहे थे जो किसी प्राचीन और डरावने प्रतीकों जैसी दिखती थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे। वे खाना पीना लगभग छोड़ चुके थे और सिर्फ उस आग को घूरते रहते थे जो बिना लकड़ी डाले भी फायरप्लेस में धधकती रहती थी। कैथलीन ने जब उनके पास जाकर हाथ जोड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वे इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, तो जॉर्ज ने एक भयानक और भारी आवाज में हंसते हुए कहा कि यह घर हमारा है और हम सब यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। वो आवाज जॉर्ज की थी ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उनके भीतर बैठा कोई और जानवर बोल रहा हो। 28वें दिन की वो खौफनाक रात आ चुकी थी जिसने इस पूरे टॉर्चर का सबसे भयानक मंजर दिखाना था। बाहर आसमान में काले बादलों का ऐसा डेरा था मानो सूरज कभी उगेगा ही नहीं। रात के करीब 2 बजे अचानक पूरा घर एक अजीब सी कड़कड़ाहट के साथ हिलने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। घर की नींव से ऐसी आवाजें आ रही थी मानो कोई भारी भरकम चीज जमीन के नीचे अंगड़ाई ले रही हो। ठीक 3:15 बजे घर की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई। पूरा आलीशान मकान घने स्याह अंधेरे में डूब गया।
मिसी के कमरे से अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कैथलीन और बच्चे भागकर मिसी के कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप अंदर से लॉक हो चुका था। अंदर से मिसी चिल्ला रही थी कि जोडी उसे अपने साथ ले जा रहा है। कैथलीन ने रोते हुए दरवाजे को पीटना शुरू किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसी वक्त उनके पीछे जॉर्ज आकर खड़े हो गए। अंधेरे में उनकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी और उनके हाथ में वही भारी कुल्हाड़ी थी जिसे वे कई दिनों से धार दे रहे थे। जॉर्ज ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन वे दरवाजे को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि कैथलीन की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस एक खौफनाक और जानलेवा सन्नाटा था। कैथलीन को अब समझ आ गया था कि अगर उन्होंने आज अपनी सूझबूझ और हिम्मत का इस्तेमाल नहीं किया तो उनका पूरा परिवार आज इस नरक की आग में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। कैथलीन ने अपनी पूरी ताकत समेटी और सामने खड़े जॉर्ज के सीने पर दोनों हाथों से जोरदार धक्का दिया। जॉर्ज इस अचानक हुए वार के लिए तैयार नहीं थे। उनका पैर पीछे फिसला और वे सीढ़ियों की रेलिंग से टकराते हुए नीचे जा गिरे। उनके हाथ से वो भारी कुल्हाड़ी छूटकर फर्श पर दूर जा गिरी। जॉर्ज के नीचे गिरते ही जैसे मिसी के कमरे के दरवाजे पर लगा कोई अदृश्य ताला झटके से टूट गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। कैथलीन बिना एक पल गंवाए कमरे के भीतर घुसी। अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। मिसी का छोटा सा शरीर हवा में बिस्तर से 3 फीट ऊपर तैर रहा था और खिड़की के कांच के पार वही लाल अंगारे जैसी आंखें बेहद करीब से उसे घूर रही थी। कैथलीन ने झपटकर मिसी के हाथ पकड़े और पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचा। जैसे ही मिसी उनकी गोद में आई, पूरे घर की दीवारें इस कदर कांपने लगी मानो पूरा ढांचा अभी जमींदोज हो जाएगा। दीवारों से वो हरा चिपचिपा मवाद इतनी तेजी से बहने लगा मानो कोई जख्म फट गया हो। पूरे घर में एक साथ सैकड़ों भेड़ियों के रोने और इंसानों के चीखने की मिलीजुली आवाजें गूंजने लगी। कैथलीन ने मिसी को सीने से लगाया और बड़े बेटों डैनी और क्रिस्टोफर को आवाज लगाते हुए नीचे की तरफ भागी। नीचे हॉल में जॉर्ज फर्श पर पड़े थे, लेकिन वे होश में आ रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वे अपने दोनों हाथों के बल किसी जानवर की तरह रेंगते हुए कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। कैथलीन ने रोते हुए बच्चों को मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने को कहा, लेकिन जैसे ही डैनी ने मुख्य दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऐसा लगा मानो उसे बाहर से वेल्ड कर दिया गया हो। ठीक उसी पल हॉल के बड़े आईने में उन्हें एक विशाल काले धुएं जैसी आकृति उभरती हुई दिखी, जिसके लंबे नुकीले नाखून थे और चेहरा पूरी तरह मांसविहीन था। वो आकृति जॉर्ज के शरीर के ठीक ऊपर हवा में मंडरा रही थी और उसके हाथ सीधे कैथलीन के बच्चों की तरफ बढ़ रहे थे। डर के उस चरम बिंदु पर कैथलीन के भीतर की मां जाग उठी। उन्होंने पास पड़े एक भारी पीतल के लैंप को उठाया और पूरी ताकत से उस बड़े आईने पर दे मारा। आईना कड़कड़ाकर चकनाचूर हो गया और उसके टूटते ही पूरे घर में एक असहनीय कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। उस चीख के साथ ही मुख्य दरवाजा अपने आप झटके से खुल गया, मानो उस पर से किसी की पकड़ ढीली हो गई हो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, लेकिन वो तूफान इस घर के भीतर के नरक से लाख गुना बेहतर था। कैथलीन तीनों बच्चों को लेकर बाहर खड़ी कार की तरफ भागी। पानी की बौछारें जब उनके चेहरों पर पड़ी, तब जाकर उन्हें सांस लेने का एहसास हुआ। इसी बीच पीछे से जॉर्ज भी लड़खड़ाते हुए घर के दरवाजे से बाहर निकले, लेकिन इस बार उनका चेहरा बदला हुआ था। उनकी आंखों का वो कालापन गायब था और वे बुरी तरह हांफते हुए अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो घर की दहलीज पार करते ही उस शैतानी ताकत का जॉर्ज पर से नियंत्रण पूरी तरह टूट गया हो। वे बिना कोई सामान, बिना कपड़े या पैसे लिए उसी हालत में कार में बैठे। जॉर्ज ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, इंजन गर्जा और उन्होंने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। कार जब आगे बढ़ी तो बच्चों ने पीछे वाली खिड़की के कांच से उस घर को आखिरी बार देखा। 112 ओशन एवेन्यू का वो आलीशान घर रात के अंधेरे में एक जिंदा लाश की तरह खड़ा था और उसकी ऊपर वाली खिड़की के पीछे वही 2 लाल आंखें उन्हें दूर जाते हुए देख रही थीं, मानो कह रही हों कि तुम तो बच गए, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। लुट्स परिवार ने उस रात के बाद कभी मुड़कर उस घर की तरफ नहीं देखा। उन्होंने अपना बरसों का कमाया हुआ सारा सामान, यादें और कीमती चीजें वहीं छोड़ दी और हमेशा के लिए उस शहर से दूर चले गए। एमिटिविले का ये वाकया आज भी इतिहास का सबसे प्रामाणिक, डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है, जो ये चीख चीख कर गूंजता है कि कुछ चीजें इंसानी समझ और विज्ञान के दायरे से बहुत परे होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एमिटिविले हाउस की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी? क्या आपको भी लगता है कि उस घर में वाकई कोई शैतानी ताकत थी? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके भी होश उड़ा दिए हों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल दहला देने वाली रियल लाइफ हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली खौफनाक दास्तान में, तब तक के लिए